अध्याय 6 वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। तो ये नया चैप्टर है, इसके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और जरा इसको तो ये हर जगह काम आएगा, यहाँ से लेकर कंपटीशन में सब जगह काम का आता है ये। तो इसको पहले देख लेते हैं। वर्ग और वर्गमूल में होता क्या है, पहले वर्ग समझते हैं, बाद में समझते हैं वर्गमूल। तो किसी भी प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या क्या होती है सबसे पहले ये समझना है। प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होते हैं, इसमें शून्य शामिल नहीं होता। तो किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हुई। जैसे एक में एक के गुणा करेंगे तो एक प्राप्त होता है, दो में दो का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार। और इनको लिखते कैसे हैं, इनको ऐसे लिखते हैं, एक में एक का गुणा किया तो एक की घाते दो। तो ये जो नीचे आता है इसको बोलते हैं आधार। तो जैसे ये नीचे बड़ा जो शब्द रहता है, जैसे एक की घाते दो, इसका मतलब होता है नीचे जो एक है इसे एक बोलेंगे आधार, और जो ऊपर दो लिखा है इसको बोलते हैं घात। और इसी तरह अगर ये लिख दिया जाए दो की घाते दो, तो नीचे वाला दो कहलाएगा आधार और ऊपर वाला दो कहलाएगा घात या घातांक। ये ध्यान रखना हमको, ये शायद हम पहले पिछले 7वीं में पढ़ चुके हैं। तो ये इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या निकल के आई कि यदि किसी संख्या की घात दो हो, यानी कोई भी संख्या ले लो आप चाहे, उसकी घात अगर, यानी ये जो संख्या है इसकी घात दो है, जैसे मान लो यहाँ पर 5 लिखा है, 5 की घात दो, तो जो इसको पढ़ते हैं यानी दो को, इसको वर्ग पढ़ा जाता है। 3 हो जाएगा तो उसको घन बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो अभी हमें जो पढ़ना है कि किसी संख्या की घात, यदि किसी संख्या मान लो 5 है या x है, x की घात 2 है, तो ये जो है इसको पढ़ेंगे कैसे, x आधार होता है और 2 घात होता है। तो x की घात 2, समझ गए। तो ये जो घात 2 जिसको हम बोलते हैं इसी को हम वर्ग पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है। 3 हो जाएगा तो घात 3 बोलेंगे, लेकिन उसका नाम आगे चल के हम उसको घन बोलेंगे, जैसे जैसे आगे चलेगा अभी इसको देखेंगे। शून्य तथा एक का वर्ग, शून्य क्या हो गई, अब ये शून्य हो गई, ये पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य लगा दो। जैसे अब चूंकि वर्ग तो सभी जगह इस्तेमाल करना है, तो अब आगे बढ़ते के लिए अब अगर हम पूर्ण संख्या का भी इस्तेमाल करें, शून्य का वर्ग करें तो क्या होगा। एक से तो हमने देख लिया था, एक का एक ही आता है। तो शून्य की घात 2 करने पर या शून्य का वर्ग करने पर शून्य ही आता है, ये ध्यान रखना अपने को। शून्य न इधर जाता, दाएं तरफ जाता है, ना बाएं तरफ जाता है। दाएं बाएं अभी पूर्णांक में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। फिर से आप देख लीजिए कि शून्य का जब घात 2 करेंगे तो कोई अंक नहीं आएगा, वो सिर्फ शून्य ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे एक का वर्ग करें तो एक आएगा, इसके अलावा कुछ भी अगर हम किसी भी संख्या का लेते हैं घात 2 या वर्ग, तो वो उसका मान कुछ और आएगा, ये ध्यान रखना है। यानी दो संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं छोटे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के होते हैं, कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग स्वयं वह संख्या होती है, ऐसे इस टाइप का प्रश्न पूछते हैं। और खासकर कंपटीशन में तो आपको ध्यान रखना है कि 0 और 1 वो संख्याएं हैं जिनका वर्ग वो स्वयं संख्या होती है, इसके अलावा सब बदल जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसकी एक डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन कैसे बनेगी कि यदि एक प्राकृत संख्या m को, फिर से ध्यान दीजिए क्योंकि अभी इसका आगे इस्तेमाल तो थोड़ी देर बाद होने वाला है, कि कोई एक प्राकृत संख्या m लेते हैं, जैसे यहाँ पर अंक ले रहे हैं, तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो किस संख्या को हम मान लेते हैं, जब काफी दूर तक जाते हैं तो x y z ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर m ले लेते हैं, तो उसको हम n स्क्वायर यानी n वर्ग, अंग्रेजी में इस वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं स्क्वायर, SQUARE, इसी को स्क्वायर कह देते हैं। तो m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या समझ गए, एक यदि दो ऐसे चलेंगी, अगर मान लीजिए ये कोई यहाँ पर m है तो आगे चल के यहाँ पर n स्क्वायर मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये प्राकृत संख्या है तो ये भी प्राकृत संख्या होगी, यानी कि शून्य की इधर नहीं जाएगी,
शून्य किधर होता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्णांक में इधर जाएगी धनात्मक होती है और इधर जाते हैं तो ऋणात्मक। ये ध्यान रखना है थोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ। तो ये जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये इसी तरफ जाएगी, इस तरफ नहीं आएगी। इसका ध्यान रखना। कब, किस कंडीशन पर, जब ये वर्ग कर रहे हो। इसका मतलब इसको इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम, ये ध्यान रखना है। अब कैसे, क्या आगे अभी समझने के। एम स्क्वायर यहाँ पर है तो ये, हाँ यदि एम बराबर है तो इसको एन स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं अभी बात करते हैं, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ जैसे एन स्क्वायर के रूप में बदलते तो इन दोनों का मान यहाँ कहीं आएगा, ऐसे आएगा। अभी इसको समझते हैं। जहां एन भी एक प्राकृतिक संख्या है यहां भी मिलेगा, तब एम एक वर्ग संख्या है, तब ये जो कहलाएगी ये वर्ग संख्या कहलाएगी। जरा इसको उदाहरण से अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये लिया है प्राकृतिक संख्या। कहां से, ये प्राकृतिक संख्या यहाँ से एक से शुरू होती है, इधर तो कुछ होता नहीं प्राकृतिक संख्या में, इसकी जगह फिक्स है, ये होती है एक। तो अगर मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके बढ़ाते चले जाएं, तो यदि मैंने ले लिया m बराबर 9, यदि मैं इसको ले लेता हूं, यानी इसको अगर मैं m मानूं, तो क्या कह रहे हैं कि m को n स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो n को किस रूप में लिख सकता हूं, n को दो भाग में अगर मैं बात करूं तो m बराबर 9 है तो n स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं। यदि m बराबर मैंने लिया है कितना, 9, अभी हम क्या कह रहे हैं कि इसको n स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो n स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, तो n स्क्वायर क्या होगा, m किस 9 किससे बनता है, अभी इसी के बारे में इसके विस्तार से चर्चा करते हैं। n बन रहा है 3 में 3 का गुणा से। ये कैसे बन रहा है, 3 में 3 का गुणा से, अर्थात इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये दोनों बराबर हो गए। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ, इधर भी 9 इधर भी 9, इसका मतलब ये हुआ कि m को हम n स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी ये यदि कहीं n है, यानी n का मान जैसे मान लो 9 है या 16 ले लें, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे मिल जाएगा। इसका मतलब यही कह रहे हैं कि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृतिक संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। देखिए बन गया ना, ये क्या है, इसको ये वर्ग संख्या कहलाई। देख लीजिए 9 3 का वर्ग बन गया, तब m एक वर्ग संख्या है। ये देखिए ये वर्ग संख्या के रूप में इसको मतलब हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 9 को हम 3 गुणे 3 या 3 का वर्ग लिख सकते हैं, वो इसमें मिलना भी चाहिए तभी तो वर्ग संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ। अब आगे चलते हैं, इसको और विस्तार से समझेंगे थोड़ी देर से। तो सभी वर्ग संख्याओं के अंत में, यानी जो ये वर्ग संख्याएं मिलेंगी ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पर 4 होती है वर्ग, 4 के बाद होता है हमारा 9, फिर यहाँ पर आएगा 16, ऐसे करके जो वर्ग संख्याएं आती हैं, अगर हम जो भी इसका लिस्ट अभी बनाते हैं तो 0 1 4 5 6 या 9 इसके इकाई अंक की जगह पर मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ग संख्याएं हैं। और अगर 0 1 4 5 6 या 9 अगर नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ग संख्या नहीं है। हम इसको देख के भी पता लगा सकते हैं। आइए और थोड़ा आगे चलते हैं इस पर। अब देखिए ये सारणी को ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। अभी जो हमने बात करी कि संख्या के इकाई अंक पर 0 1 4 5 6 और 9 आता है। कैसे आता है जरा ध्यान से देखिए। ये हमने 20 तक की सारणी बनाई है, आगे भी बना सकते हैं आप ये समझने के लिए। तो अभी कोई संख्या मान तो इकाई, हमारी पद्धति कैसे चलती है, इधर चलती है इकाई, दहाई और सैकड़ा, ऐसे चलती है ना। तो इधर पर जैसे मान लीजिए 341 लिखा है, तो इकाई का मतलब क्या हुआ, ये वाला अंक। यदि हम ये वाले अंक, ये दहाई सैकड़ा, ठीक है ना, तो हमें ध्यान इधर वाले अंक पर देना है, इकाई वाले अंक पर। तो यहाँ पर देखिए स्वयं अगर अकेला इकाई है तो भी हमें वही देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 का अगर हम वर्ग करते हैं, यानी 1 में 1 का गुणा करते हैं तो आता है 1।
2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4, 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9, 4 में 4 का गुणा करते हैं तो 16। 16 में क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है अंक, देखिए ये देखिए पहचानना हम, इधर क्या आया अंक, ये जो पहचान अंक यहाँ से लिख सकते हैं, पहचान अंक, पहचान अंक क्या आया 1, इधर आया 4, इधर इकाई के अंक में आया 9, इधर क्या आ रहा है 6, इसके इकाई अंक में आ रहा है 5, पहचान के अंक में इसमें क्या आ रहा है 6, यहाँ 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। इसका भी देख लीजिए पहले, ये पहचान अंक, पहचान अंक या इकाई अंक या पहचान अंक, इकाई भी बोल सकते हैं। इकाई ये तो हमने इसको पहले बता दिया है, इकाई का अंक या पहचान अंक। तो इसके पहचानने के लिए 1, इसके में 4, इसके में 9, इसके में 6, इसमें 5, इस यहाँ पर भी 6, यहाँ 9, यहाँ 4, 1 और 0। देख लीजिए ये पहचान अंक और ये पहचान अंक, इसमें जो अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि कोई भी संख्या है, यदि उसको पहचानना है कि ये वर्ग है या नहीं है, तो सबसे पहले देखिए इसमें आ क्या रहा है, देखिए ढूंढिए, 1 दिख रहा है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। इधर देखिए 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, अर्थात ये तो 0 आ रहा है। 0 के बाद क्या आ रहा है, सीधा 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 6 के बाद सीधा 0, 4, 5, 6, 9। देखो 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये अंक यदि आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये जिसके इकाई पहचान अंक में या इकाई अंक पे है तो ये वर्ग है। और यदि इनको छोड़ दें, अब इनको छोड़ दें तो क्या आ रहा है, 2, 3, 7 और 8 ये अंक नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तो हम बोलेंगे वर्ग है। और कहीं अगर ये आ गए तो ये वर्ग नहीं है। ये साधारण तरीका और बहुत आसान तरीका है कि हम वर्ग देख के पहचान लगे। कोई अंक लिखा हुआ है, मान लीजिए यही पर लिखा हुआ है, मान लो 5, 7, 9, 5, 7, 9, 6, 3, 4। अब देखिए अब कोई वर्ग होगा या नहीं होगा, क्या पहचानना है, अब हमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये इकाई अंक पकड़ेंगे, इसमें का पहचान, इसमें का अलग। तो इसका पहचान अंक कितना है, 9। 9 है, इसका मतलब अगर हम वर्ग निकालना चाहेंगे तो इसमें से ये पता चल जाएगा कि ये अंक किसी का वर्ग है। इसमें देखिए 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है, 4 कहाँ आ रहा है, आ रहा है जी। तो जब भी इसका हम किसी संख्या, ये अगर कोई पूछे कि ये वर्ग संख्या है तो बता देंगे देख के कि ये भी एक वर्ग संख्या है। और अगर मान लीजिए इस तरह आ गया 5, 6, 7, 578, तो देखिए इसमें क्या है, इकाई अंक में 8 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से हम देख के पहचान सकते हैं कि ये वर्ग संख्या नहीं है। और आगे विस्तार से देखते हैं।